गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कौन मुझे क्या पूछना चाहे बताओ, किसी के डाउट? यस सर। डेल्टा टू स्टार हाँ कन्वर्जन एक बार बोलो। बता दीजिएगा। अच्छा, डेल्टा टू स्टार वो डेरिवेशन में प्रॉब्लम यस थी। सर, यस सर। हाँ सर, कोई वाला बता दीजिए। ठीक है, देखो। तीन चार टॉपिक है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो क्या है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में हो क्या रहा है एक्चुअल में। स्टार टू डेल्टा पता है, डेल्टा टू स्टार। अच्छा, डेल्टा टू स्टार में नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पूरा देखो। देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक स्टार कनेक्शन लिया। ये स्टार कनेक्शन है और इसे पी पॉइंट दे दिया नाम, इसे क्यू पॉइंट नाम दे दिया मैंने। ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने P और Q पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लिया। उस कंडीशन में इस R को ओपन मान लिया मैंने। और मैंने आपको क्या बताया है, जो ओपन होता है उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो जो भी आप P से करंट फ्लो करवाओगे, अगर आप P से करंट फ्लो करवाओगे तो जितना इस RA में करंट फ्लो होगा उतना ही RC में करंट फ्लो होगा, क्योंकि इस RB वाली ब्रांच में करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये ओपन कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो RA में उतना ही करंट जाएगा जितना RC में जाएगा, इसलिए RA और RC सीरीज में। तो ये P और Q पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया, RA प्लस RC आ गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, Q और R के बीच का मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टार कनेक्शन के केस में तो मैंने P को ओपन कर दिया। तो इस P वाली ब्रांच में, इस P से जो ब्रांच कनेक्टेड है उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो मैं Q से करंट फ्लो करवाऊंगा तो यहाँ तक करंट जाएगा, और सेम करंट आरबी में भी जाएगा। मतलब आरसी और आरबी में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इसलिए आरबी प्लस क्यू और आर पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, आरसी प्लस आरबी या फिर आरबी प्लस आरसी, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 इसे दे दिया मैंने। फिर उसके बाद आर और पी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मैंने इस क्यू को ओपन कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो करवाया। तो जितना करंट आरबी में फ्लो होगा उतना ही आरए में फ्लो होगा, इसलिए आरए प्लस आरबी सीरीज में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यस फिर सर। क्या किया मैंने, फिर डेल्टा कनेक्शन के लिए किया मैंने। डेल्टा कनेक्शन क्या है, ये सर्किट है पूरा डेल्टा का। जैसे मैंने स्टार कनेक्शन के केस में पी क्यू क्यू आर और आर एस के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, पी क्यू क्यू आर और आर पी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, सेम उसी प्रकार से डेल्टा कनेक्शन के केस में भी मैं पी क्यू क्यू आर और आर पी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। तो देखो, सबसे पहले पी क्यू के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमेशा करंट फ्लो करवा के देखो, सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवा के देखा पी से, देखो पी क्यू के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप करंट को क्यू से फ्लो करवाना है वहां से करवा दो, पी से फ्लो करवाना है वहां वहां से करा दो, एक ही रिजल्ट आएगा। तो मैंने पी से करंट फ्लो करवाया, एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला गया। अब ये जो करंट गया, ये देखो ये वाला, जितना करंट इस R1 में फ्लो होगा उतने R2 में फ्लो होगा, इसलिए R1 प्लस R2 क्या हो गया, सीरीज में हो गया, इसलिए मैंने जोड़ दिया दोनों को। ठीक है। अब ये R1 और R2 को जोड़ दिया, तो ये अगली स्टेप में मैंने इन दोनों R1 और R2 को हटा के R1 प्लस R2 कर दिया। फिर क्या देखा मैंने, फिर करंट फ्लो करवाया। तो एक करंट यहाँ चला गया, एक करंट यहाँ चला गया। तो करंट बटने के बाद फिर से यहाँ मिल जा रहा है, इसका मतलब ये R3 और R1 प्लस R2 पैरेलल में है। तो R3 पैरेलल टू R1 प्लस R2, समझ में आया। तो ये P और Q के बीच का रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास। ऐसे ही Q और R के बीच का रेजिस्टेंस देखो आप, यस सर, हो गया, समझ गया सर। समझ गया ना। तो ऐसे ही हम Q और R के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R और P के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब देखो, स्टार कनेक्शन से मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई और डेल्टा कनेक्शन से मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या किया मैंने। अब ये देखो, आर पी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करते हैं, उसी प्रकार से इस R3 का इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा और इससे एडिशन हो जाएगा नीचे साइड में, है ना। ये क्लियर है। जब दो ब्रांच पैरेलल में रहती है, R1 और R2 जब पैरेलल में रहते हैं तो क्या करता हूं मैं, पहले उनका प्रोडक्ट करता हूं, फिर एडिशन कर देता हूं। उसी प्रकार से जब R3 और R1 प्लस R2 पैरेलल में है, इसलिए पहले इसका प्रोडक्ट होगा, पहले इसका इसमें इस ब्रैकेट में प्रोडक्ट होगा। तो R1 R3 प्लस R2 R3 आ जाएगा और नीचे एडिशन हो जाता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये आर पी क्यू के लिए भी होगा, आर क्यू आर के लिए भी ऐसे ही होगा, पहले इसका इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा फिर एडिशन हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर बस इसको कुल मिला के सिंप्लीफाई किया है मैंने, और कुछ नहीं।
सर वो जो शॉर्ट ट्रिक बताए थे इसका मतलब फार्मूला वाला स्टार टू डेल्टा हाँ वो कन्वर्जन बताएंगे, का। अभी अब रुक जाओ, अब यहाँ तक पहुंच गए तो पूरा समझ लो पहले, वो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कब वैलिड है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन तब वैलिड है जब स्टार कनेक्शन की वैल्यू और डेल्टा कनेक्शन की वैल्यू का एडिशन इक्वल हो, तभी स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वैलिड है। तो मैंने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है, स्टार कनेक्शन के कारण जो तीनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं इनको आपस में ऐड कर दिया, और डेल्टा कनेक्शन के कारण जो तीनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं इनको आपस में ऐड कर दिया, और तो जो रिजल्ट आया उसको इक्वेट कर दिया आपस में मैंने। तो देखो, स्टार कनेक्शन के कारण जो तीनों रेजिस्टेंस उनको ऐड कर दिया, और डेल्टा कनेक्शन के कारण जो तीनों रेजिस्टेंस उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर पी क्यू, आर क्यू आर और आर आर पी, स्टार कनेक्शन के कारण जब इसे ऐड किया मैंने, आर पी क्यू प्लस आर क्यू आर, तो देखो प्लस आर आर पी, तो यहाँ 2 टाइम्स आर ए है, 2 टाइम्स आर बी है, और 2 टाइम्स आर सी है, इसलिए 2 टाइम्स आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी आ जाएगा एडिशन, जब इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करूंगा। और डेल्टा कनेक्शन के कारण जो तीनों रेजिस्टेंस है फिर उनको ऐड करूंगा 4 5 6 बाय एडिंग इक्वेशन 4 5 6, तो उनको ऐड कर दिया मैंने। तो मेरे पास कितना आ गया देखो, जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा आपस में, तो R1 R3 डबल डबल है, ये देखो R1 R3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, R2 R3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, R1 R2 यहाँ भी है, तो मैंने इसको कर दिया 2 टाइम्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया इसे, ये इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब स्टार कनेक्शन के कारण तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, डेल्टा कनेक्शन के कारण तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया और आपस में इक्वेट कर दिया, ठीक है। ये आपस में मैंने इक्वेट कर दिया इसे, तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दूंगा। अब देखो, मुझे अगर आर ए की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मुझे किसी ऐसी इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करना है जिसमें आर बी प्लस आर सी माइनस हो जाए। तो मैं चेक करता हूँ कि आर बी प्लस आर सी किस इक्वेशन में है। ये देखो, आर बी प्लस आर सी इस इक्वेशन नंबर 2 में है, आर बी प्लस आर सी इस इक्वेशन नंबर 2 है, मतलब वो जो इक्वेशन नंबर 9 है उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूंगा, तो आर बी प्लस आर सी वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आर ए वाली टर्म आ जाएगी, बच जाएगी। तो देखो वही काम किया है मैंने यहाँ पर। फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ आर ए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 9 विथ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 9 में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी तीनों टर्म है, और इक्वेशन नंबर 2 में आर बी प्लस आर सी वाली टर्म है, इसलिए इक्वेशन 9 में से जब इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूंगा तो केवल आर ए बचेगा। तो उस इक्वेशन के, अब देखो ये क्या, इक्वेशन नंबर 9 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर 9 की जो वैल्यू है वो इतनी है R1 R2 R3 के टर्म में, और आर बी प्लस आर सी की जो वैल्यू है वो आर ए, ये R1 R2 R3 के टर्म में इतनी है। देखो ये देखो, ये आर क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये आर क्यू आर की वैल्यू इतनी है R1 R2 R3 के टर्म में, तो ये माइनस कर दिया मैंने। तो जब मैंने इसे माइनस कर दिया तो R2 R3 से R2 R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल R3 इंटू R1 बचेगा, ठीक है। R1 इंटू R3 बचेगा, और नीचे तो डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए कॉमन निकल जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन, जैसे अब आर ए की वैल्यू आ गई वैसे ही हमने आर बी की वैल्यू निकाली। अब शॉर्टकट टेक्निक से इसी को सिमिलरली कर लिया मैंने। अब देखो कैसे किया, आर ए की वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ पर देखो आर ए की वैल्यू शॉर्टकट, देखो क्या किया मैंने शॉर्टकट टेक्निक से। आर ए की वैल्यू निकालना था तो इसके साइड में जो ब्रांच है, आर ए के जस्ट साइड में R1 है और R3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, और फिर आर ए इक्वल टू R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये होगी आर ए की वैल्यू। आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे मैं निकाल लूंगा। तो अभी मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर डेल्टा टू स्टार फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है, तो क्या किया, बस कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन थी मेरे पास, जो इक्वेशन मेरे पास नहीं आई, इसे मैंने 10 नाम दे दिया, इसे 11 नाम दे दिया, इसे 12 नाम दे दिया। फिर अब मुझे क्या करना है, R1 R2 R3 की वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब मुझे स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है। तो पहले इक्वेशन नंबर 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मेरे पास आर ए आर बी की वैल्यू आ गई, आर बी आर सी की वैल्यू आ गई, आर सी आर ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 13 14 15 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है, अब जैसे मुझे R1 R2 R3 की वैल्यू चाहिए, R1 R2 R3 की वैल्यू चाहिए, ये 13 14 15 को जब मैंने ऐड कर दिया तो उस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 16 नाम दिया। अब देखो मुझे R1 की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे कुछ ऐसी टर्म से इस इक्वेशन नंबर 16 को डिवाइड करना पड़ेगा जिसमें R2 बाय R3 दिखे। ऐसी कोई इक्वेशन देखो, जब इस इक्वेशन 16 को मैं डिवाइड करूं तो नीचे R2 अपॉन R3 ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए मुझे, ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो ऐसी कोई इक्वेशन मुझे देखना है जिसमें R2 और R3 हो। तो मैं पीछे मैंने पेज पलटाया और देखा कि R2 R3 वाली इक्वेशन कौन सी है। ये देखो इक्वेशन नंबर 12, इस इक्वेशन नंबर 12 से डिवाइड कर दूंगा तो R2 R3 वाली टर्म फिनिश हो जाएगी, केवल R1 वाली टर्म बच जाएगी और R1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है तो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर आएगी। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है क्या? हाँ ये आता है इसलिए तो कराया है, ये डेरिवेशन अक्सर आ जाता है, अगर ये नहीं आता तो मैं तो उस पर शॉर्टकट के बाद छोड़ देता, आपको आगे बढ़ता ही नहीं इसमें। ये डेरिवेशन आता है और बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए ये करना ही है आपको। ठीक है, एक या दो बार में प्रैक्टिस करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब यस ये हो सर। गया। अब कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कुछ पूछो। सर वो उसी पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, इस पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये करो इसको डेल्टा में कन्वर्ट, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। जो मैंने करवाया था एग्जाम्पल एक वैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बड़ी क्लासों में आता है, ऐसा छोटी क्लासों में नहीं आता। चलो करके बताओ जरा मुझे, R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। मतलब आपको यहाँ पर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है। सर R1 की 10 आ रही है वैल्यू। अच्छा, देखो एक शॉर्टकट टेक्निक देख लो, वैसे तो आपको मैं बता सर चुका हूँ। R1 की 26/4, R2 की 26/3। अच्छा चलो देखो जरा एक मिनट, पहले शॉर्टकट देख लो। जैसे R1 की वैल्यू निकालना है तो मैंने आपको क्या शॉर्टकट सिखाया था, R1 के सामने कौन कौन सी ब्रांच है, R1 के सामने RA है और RB, तो यहाँ लिख दो RA, यहाँ प्लस लिख दो RB RB प्लस प्लस इनका प्रोडक्ट कर दो आर ए और इंटू इसको आर बी अपोजिट ब्रांचेस से बाई आर डिवाइड कर बी। दो, ऐसे करेंगे। तो R1 की 8.66 आ रही है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। जैसे अब R1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो R1 के सामने क्या है, 2 है और 3 है, तो दोनों को जोड़ दो, प्लस 2 इंटू 3, और अपोजिट ब्रांच कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6/4, तो ये हो जाएगा 20 26 26/4, 6.5 R1 की वैल्यू सभी की आ रही है। यस सर। अब R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो R2 के सामने क्या है, 2 ओम और 4 ओम। देखो ये स्टार डेल्टा से तो आएगा तो सिर्फ डेरिवेशन आएगा, क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको, सिर्फ डेरिवेशन आएगा। ठीक है, सर हमारे ज्यादा R1 की 26/3 आई और R3 की 26/4 आई। हाँ ठीक है, मिल देखना है ना, मैं निकाल रहा हूँ। यस सर। तो ये 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, तो कितना हो गया 6 प्लस 8/3, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 26/3। ठीक है, R2 26/3 आ गया। R3 निकालना है, R3 के सामने क्या है, 3 ओम और 4 ओम है, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4, और इसके अपोजिट क्या है 2 ओम, तो 7 प्लस 12/2 मतलब 6, 13 ओम। R3 की वैल्यू 13 आ रही क्या? यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आना भी रहेगा तो, पर जनरली डेरिवेशन के चांस ज्यादा है। ठीक सर है, हाँ बोलो। सर हमारी वैल्यूज तो आई लेकिन आपस में उल्टी पुल्टी आई, मतलब R1 की 26/3 आई, R2 की 13 आई और R3 की 26/4 आई। देखो उल्टी पुल्टी से कोई समस्या नहीं है, R1 की वैल्यू तुमने ऐसी निकाली क्या, देखो R1 के सामने क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, ये 2 और 3 दिख रहा है, तो ये 2 प्लस 3, यस फिर सर। इनका प्रोडक्ट कर देना है आपस में, 2 इंटू 3 और अपॉन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये किया क्या तुमने?
यस ये सर सर। हम लोग कर दिए थे 2+4 कर दिए थे सर, अपोजिट ब्रांच का पहले ही ले लिए थे आरबी के जगह पे। नहीं, ऐसा करना है, पहले R1 के सामने जो ब्रांच है उनको जोड़ दो, फिर उन्हीं का गुना कर दो और जो अपोजिट ब्रांच को पीछे लिख दो, खत्म। ये ऐसा सर किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर ठीक समझ है, गया। यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब पूछो मुझसे क्या क्या प्रॉब्लम है और। करंट सर एक डिवीजन सुपरपोजिशन बता दीजिए हाँ, ना। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलो। करंट डिवीजन रूल। सर उसका एग्जाम्पल बस बता दीजिए। अच्छा, चलो पहले ये करंट डिवीजन वाले की फरमाइश पूरी करते हैं। करंट डिवीजन टेक्निक हमेशा पैरेलल ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि ये पैरेलल ब्रांच है R1 और ये दूसरी पैरेलल ब्रांच है R2। अब अगर मुझे इस पैरेलल ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट पता है, अगर मुझे इस पैरेलल ब्रांच पर कितना करंट आ रहा है ये पता है, तो मैं यहाँ पर I1 और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर फार्मूला है टोटल करंट। टोटल करंट मतलब ब्रांच पर आने वाला टोटल करंट, एंड टू जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही फार्मूला टोटल करंट, जिस जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही के बाद? ये सर हो गई, समझ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा करके बताओ मुझे। करंट डिवीजन टेक्निक से इस 3 ओम और 6 ओम में करंट निकाल के बताओ। ये 100 वोल्ट कर लो, और आपके जो असाइनमेंट है वो ड्यू डेट से पहले जमा कर देना, क्योंकि अगर ड्यू डेट के बाद जमा होंगे तो फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे। जो मैं आपको नंबर दूंगा वो कम हो जाएंगे। कब तक सर डेट है? 5 जनवरी। सर 4.16। I1 की वैल्यू आ रही नहीं सर 4.1, 4.16। I2 की वैल्यू आ रही। हाँ I1 कितना आ रहा है? 3.33। देखो, सबसे पहले तो करंट डिवीजन टेक्निक तो मैं तब लगा सकता हूँ जब मुझे इस पैरेलल ब्रांच पे कितना करंट आ रहा है ये पता हो, लेकिन अभी तो मेरे पास है ही नहीं पैरेलल ब्रांच पे कितना करंट आ रहा है। तो जितना इस बैटरी अब देखो, अब मिला लो, अब जितना इस बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही तो इस पैरेलल ब्रांच पे जाएगा, तो मतलब मुझे टोटल करंट चाहिए। देखो मेरे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट चाहिए, इसका मतलब मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस का मतलब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैं आखिरी से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आखिरी वाली ब्रांच से देखूंगा, तो ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, क्योंकि करंट यहाँ बढ़ रहा है फिर से हमें जा रहा है। तो 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इसको हटा के 2 ओम लिख दूंगा, और ये 2 ओम उसके सीरीज में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो टोटल करंट कितना निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 एम्पियर। तो कितना करंट निकलेगा यहाँ से, 25 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ भी कितना करंट आएगा, 25 एम्पियर करंट आएगा। तो अब I1, अब मुझे टोटल करंट मिल गया, अब मैं करंट डिवीजन टेक्निक लगा सकता हूँ आराम से। तो I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 क्या होता है, टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच करंट। अब I1 की वैल्यू चाहिए, इसके अपोजिट ब्रांच क्या होगी, 6 ओम अपॉन टोटल। तो टोटल करंट कितना हो गया, 25, अपोजिट ब्रांच है 6/9, तो कितना हो जाएगा ये, 150/9। तो ये हो जाएगा 50/3। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू निकालूंगा करंट डिवीजन टेक्निक से। I2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा 25, टोटल करंट 25 है, 3/9 मीन्स 1/3, 25/3 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे क्या आप लोग? सर यस सर। सर हाँ, 2 बोलिए। ऐड करना भूल गए। अच्छा, मैं ऐड करना भूल गया 2? नहीं सर, मैंने ऐड करना भूल गई थी, आंसर वो 3.33 नहीं आएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब पूछो और कुछ। सर इस वाले क्वेश्चन में जो भी आपने बताया था, इसमें सर्किट को हमने मतलब लास्ट के दोनों ब्रांचेस क्यों सॉल्व किए, पहले हम 2 और 3 वाला भी तो सॉल्व कर सकते थे, वो सीरीज में थे। तो देखो, हमें कहाँ सीरीज में दिख रहा है तुम्हें 2 और 3? सर मतलब यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो यही I1 नीचे जाएगा और वहाँ तो I2 फ्लो होने लगेगा। मतलब 2 और 3 में तो सेम करंट फ्लो हो रहा है ना। कहाँ सेम करंट फ्लो हो रहा है बेटा, यहाँ पे करंट यहाँ से निकला, यहाँ से करंट निकला, यस सर। और यहाँ तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, बढ़ गया ना। सेम करंट कैसे फ्लो होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, यस सर। तो सेम करंट फ्लो हो ही नहीं रहा ना। ओके। इसलिए हम लास्ट से हल करते हैं ताकि हमारा सर्किट छोटा हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है ठीक है, और कुछ? सर कल वाले दो न्यूमेरिकल। हाँ ये बेटा, सर। बोलो बेटा, अभी तुम रुक जाओ, कल वाला बाद में बोलना। ये सर अभी कौन केवीएल बता दीजिए सर, केवीएल। केवीएल बताना है?
यस सर। चलो आओ केवीएल देखो। केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये 50 वोल्ट, ये 2 ओम की ब्रांच है और ये 3 ओम की ब्रांच है। और अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से कितना करंट निकलने वाला है। सपोज करते हैं कि आई करंट निकलेगा यहाँ से, तो आई करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू पता करना है। तो ये 10 आई एम्पियर। क्या है एक्चुअल में, ये आई क्या है, टोटल करंट है ना ये आई। तो टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 ओम सीरीज में 5 ओम। तो इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है, 10 एम्पियर का। क्लियर है ये यस सर। सभी को, यस सर। है ना। कितना करंट इस बैटरी से निकलेगा, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट है और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है, क्योंकि जितना करंट इस 2 ओम में फ्लो रहा है उतना इस 3 ओम में फ्लो रहा है, दोनों सीरीज में। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है। तो 10 एम्पियर करंट जब यहाँ से निकल रहा है तो ये करंट गया 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 गया, इस 2 ओम से जब करंट मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, 20 वोल्ट का। किसी को भी डाउट है क्या यहाँ पे कि जब 2 ओम से 10 एम्पियर करंट मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, आर इंटू आई, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट वोल्टेज होता है। तो जब 10 एम्पियर करंट इस बैटरी से निकलेगा और इस 2 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट का। फिर ये करंट निकला 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 गया, जैसे ही 3 ओम से मिला इस 10 एम्पियर करंट, तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 30 वोल्ट। क्लियर है यहां तक। यस सर। अब देखो इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट हमेशा, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों ऐसा आ जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इस साइड ज्यादा वोल्टेज होगा और इस साइड कम वोल्टेज होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो आप मुझे बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होने वाला है। करंट इस 30 वोल्ट से इस 10 वोल्ट की तरफ फ्लो होगा। यस। जैसे कि मेरा नॉलेज, मेरे पास थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा नॉलेज है, तो इसलिए मेरे पास से नॉलेज का फ्लो आपकी तरफ हो रहा है, क्योंकि मेरा नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसी प्रकार से वोल्टेज का, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ करंट का फ्लो होता है। वाटर का फ्लो कैसा होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। तो इस रजिस्टर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए मैं हायर पोटेंशियल को प्लस से इंडिकेट करता हूँ और लोअर पोटेंशियल को माइनस से इंडिकेट करता हूँ। फिर उसी प्रकार से इस 3 ओम में करंट कैसे फ्लो होगा, इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। क्लियर है। यस। बैटरी का जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और बैटरी की छोटी वाली लाइन नेगेटिव को शो कर रही है। तो अब क्या करूंगा, मैं नाम देता हूँ, एक काम करते हैं इसके ए बी सी डी। अब मैं इस लूप में चलने वाला हूँ, ए से चलूंगा और ए पे फिनिश करूंगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब मैं माइनस से प्लस जाऊंगा तो मुझे गेन होगा। जब भी माइनस से प्लस की ओर जाऊंगा तो क्या होगा, गेन होगा हमेशा। सपोज करो कि आप माइनस हो, मैं प्लस हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जब आप मेरे पास आए तो आपको गेन हो रहा है, कुछ एडवांटेज मिल रहा है। तो जब भी हम माइनस से प्लस जाएंगे तो हमें गेन होगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि मैं आपसे सीखने लग जाऊं तो आप मुझे तो मेरा काम ही लगा दोगे। तो प्लस टू माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप मेरे पास आओगे तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा और मैं आपके पास चला जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे समझा नहीं पाओगे। तो जब भी माइनस से प्लस जाऊंगा तो गेन होगा और प्लस से माइनस जाऊंगा तो लॉस होगा। चलो चलना चालू करते हैं। ए से चलना चालू किया मैंने, बी की ओर। सबसे पहले ए से गया 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 गया, रास्ते में माइनस टू प्लस गया। जब माइनस से प्लस गया तो क्या हो, गेन होगा, 50 वोल्ट का गेन हो गया, प्लस 50 गेन होगा तो प्लस लगा दूंगा। फिर आगे गया, यहाँ कुछ नहीं मिला मुझे, फिर बी से चलना चालू किया सी की तरफ। जैसे आगे गया, यहाँ प्लस से माइनस की ओर गया तो मुझे लॉस हो जाएगा 20 वोल्ट का। फिर आगे गया 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 गया, फिर प्लस से माइनस गया, फिर लॉस हो गया। सी से डी गया, कुछ नहीं मिला, डी से ए वापस आ गया, कुछ नहीं मिला। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये धन का 50, प्लस का 50 और ये माइनस का 50, ये -20 -30 -50 हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो जीरो। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यही बोलता है कि किसी भी लूप का या क्लोज्ड पाथ का टोटल वोल्टेज 0 होता है, यही केवीएल है। क्लियर हो गया केवीएल। ओके सर। चलो केवीएल की हेल्प से क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये 3 ओम वाली ब्रांच में वोल्टेज फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ केवीएल। फाइंड द वोल्टेज इन 3 ओम ब्रांच विद द हेल्प ऑफ केवीएल। So 6 volt. चलो आओ करते हैं। जब भी केवीएल की हेल्प से हमें सॉल्व करना है तो करंट एज्यूम कर लो कि यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आई करंट इस 2 ओम में से जाएगा तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 2 इंटू आई। फिर ये आई करंट जब इस 3 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 3 इंटू आई का।
और डायरेक्शन करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो चलते हैं, अब लूप नाम देते हैं इसे ए बी सी डी। अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। रिकॉर्डिंग चालू है क्या आपने? यस सर। यस सर। ओके, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। तो चलते हैं, अब ए से चलना चालू किया, गए गए गए, माइनस से प्लस गए, 10 वोल्ट का गेन हो गया। फिर आगे गए बी से सी, तो रास्ते में प्लस टू माइनस पड़ा तो 2i का लॉस हो गया। फिर आगे गए प्लस टू माइनस 3i का लॉस हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, वापस आ गए। और हमें पता है केवीएल के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज 0 होता है, तो ये 10 वोल्ट इसी साइड रहने दो, ये -2i -3i उस साइड जाएगा, +5i हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5 मीन्स 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इस 3 ओम में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 3 × i। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम कितना, 3 × i। और i मैंने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया, 2 एम्पियर। तो ये हो गया 6 एम्पियर, सॉरी 6 वोल्ट। समझ में आ गया कैसे केवीएल का यूज करना है? यस सर। ठीक है, और कोई बोलो बेटा, अब क्या पूछना है? सर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस करना है, चलो आप सुपरपोजिशन थ्योरम उसके बाद। ठीक है, हाँ ठीक है। नोडल एनालिसिस एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले नोडल एनालिसिस को समझने के लिए नोड समझना पड़ेगा आपको कि नोड क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं उसे नोड बोलेंगे, ठीक है। नोड क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ 3 और मोर देन 3 ब्रांच कनेक्ट। तो जहाँ 3 या 3 से ज्यादा, अब मुझे बताओ इस सर्किट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट हो रही है। एक तो ये पॉइंट, सर नीचे। और दूसरा ये पॉइंट। यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ टोटल कितने नोड है, टोटल नोड है यहाँ पे 2, ठीक है। और हमेशा हम एक नोड को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। तो हम इस नोड को रेफरेंस मान लेंगे। तो जिसको हम रेफरेंस मानते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिसको रेफरेंस मान लिया, एक नोड को रेफरेंस मानते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इफेक्टिव नोड, अब बचे वाले कितने नोड हो गए, इफेक्ट जो एक नोड बचा उसे क्या बोलेंगे, इफेक्टिव नोड। तो इफेक्टिव नोड कितना है, केवल यहाँ पर एक नोड है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव नोड। तो इसे ए नोड मान लेता हूं मैं कि ये ए नोड है, इफेक्टिव नोड ए नोड है, और इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो वी ए है, ठीक है। क्लियर है क्या, यहाँ Yes, तक कोई sir. प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो क्या करना है। जिस भी नोड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब जो भी नोड है उसको सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्व नोड ए। नोड ए को सॉल्व करूंगा, तो जिस भी नोड को मैं सॉल्व करूंगा ये कंसिडर करूंगा कि उसका वोल्टेज पूरे सर्किट में जितने भी सोर्स है सबसे हाईएस्ट है। द नोड which I solve, consider the node which I solve, I will consider highest out of all sources। जितने भी सोर्स है सर्किट में उन सबसे हाईएस्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 वोल्ट कंसीडर करता हूँ मैं। क्या कंसीडर करता हूँ, जो भी रेफरेंस नोड रहेगा उसका वोल्टेज 0 वोल्ट कंसीडर करूंगा। अब देखो इस VA का वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है, तो ये 50 वोल्ट की तरफ करंट, देखो 50 वोल्ट से VA की तरफ करंट फ्लो होगा या VA से 50 वोल्ट की तरफ? डेफिनेटली VA से 50 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारा कंसिडरेशन ये है कि इसका पोटेंशियल हाईएस्ट है। फिर इस 2 ओम में करंट कैसे फ्लो होगा, ये VA हाईएस्ट है तो VA से 0 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो होगा। तो इसे I1 नाम दे देता हूँ, इसे I2 नाम दे देता हूँ, और VA हाईएस्ट है इसलिए इसे I3 नाम देता हूँ, क्योंकि VA से 100 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि VA हाईएस्ट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, किरचॉफ करंट लॉ। इस नोड ए पर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगा दूं क्या, अप्लाई KCL 8 नोड ए पर मैं KCL लगाऊंगा। तो KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, हो रहा है इस ए पर कुछ भी नहीं, 0 एम्पियर, और आउटगोइंग क्या क्या हो रहा है, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या बोल रही बेटा? कुछ नहीं सर। ओके ठीक है, अब I1 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, I1 कितना हो जाएगा, VA -50/2। I1 कितना हो जाएगा, VA -50/2। क्लियर है क्या? देखो ये रजिस्टर है R ओम का, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पर, 30 - 20/R, इतना करंट फ्लो होगा इसमें। तो उसी प्रकार से
ये VA वोल्टेज है, ये 50 वोल्ट है, बीच में 2 ओम है, तो कितना करंट फ्लो होगा उसमें? VA माइनस 50/2। I1 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 50/2। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA माइनस 0/2। VA माइनस 0/2 मतलब VA/2, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 0 प्लस। अब ये I3 करंट कितना हो जाएगा? VA माइनस 100, ये अच्छा यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी, ये 1 ओम मान लेते। VA माइनस 100/1, VA माइनस 100/1 इक्वल टू 0। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। VA मेरा कॉमन है, तो VA का जो कोफिशिएंट हो जाएगा ये 1/2, यहाँ VA का कोफिशिएंट 1/2 और यहाँ VA का कोफिशिएंट 1। ये माइनस 50/2 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 50/2 मतलब 25, और माइनस 100 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 100। तो ये हो जाएगा VA, यहाँ आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा और 112 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई? 125/2। अब क्वेश्चन जो भी बोले मुझसे, अगर क्वेश्चन में बोला है कि मुझे इस 1 ओम वाली ब्रांच में करंट बताइए, तो 1 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I3 फ्लो हो रहा है, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA माइनस 100/1, VA माइनस 100/1, और VA ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 125/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 125/2 माइनस 100। तो इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। नेगेटिव वैल्यू से घबराना नहीं, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही इसका मतलब एक्चुअल में मैंने करंट इधर कंसिडर किया है, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। ठीक है, चलो समझ में आया? यस सर। ओके, अब कामाक्षी पवार। ठीक है, और कौन पूछ रहा है? सर एक क्वेश्चन था इसी में जो आपने करवाया था सर, जिसमें 2 इफेक्टिव नोट थे और उसमें सेकंड नोट पे जो था उसमें वोल्टेज की जगह पे करंट सोर्स था। तो वो समझ में नहीं आया कि उसमें कैसे नोडल एनालिसिस लगाया अपन ने। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर यही क्वेश्चन। चलो इसमें आप ये तो समझ में आ गया कैसे किया, लेकिन VB में 4 एम्पियर कैसे करेंगे? अच्छा, ये इस पे ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? हाँ सर 4 एम्पियर इक्वल टू में कैसे आया? अरे यार देखो, जब मैं VB को सॉल्व कर रहा हूँ, जब VB को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस कंडीशन में क्या किसको हाईएस्ट पोटेंशियल का मान रहा हूँ मैं? VB को, है ना? VB को हाईएस्ट पोटेंशियल वाला मान रहा हूँ, जबकि 4 एम्पियर तो उसमें पहले से फ्लो हो रहा है। सर्किट ने जो जो सर्किट ने पैरामीटर मुझे दे के रखा है, मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? जो पैरामीटर सर्किट ने दे के रखा है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब जो पूरे सर्किट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? इस VB का है। जब VB को सॉल्व करूंगा, जब B पॉइंट को सॉल्व करूंगा तो ये कंसिडर करूंगा कि B पॉइंट का पोटेंशियल पूरे सर्किट में सबसे हाईएस्ट है। तो एक करंट तो VB से VA की तरफ जो फ्लो होगा उसको IA नाम दे दिया मैंने, और VB से 0 वोल्ट की तरफ जो करंट फ्लो होगा उसको IB नाम दे दिया। अब इस ब्रांच में तो ऑलरेडी करंट गिवन था मेरे पास, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं KCL अप्लाई करूंगा तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पर 4 एम्पीयर आ रहा है ना, तो उसको इनकमिंग के नीचे लिख दिया मैंने, और बाकी सब सर्किट से दूर जा रहे हैं इसलिए आउटगोइंग में कर दिया IA प्लस IB। समझ में आ रही बात? हाँ सर आ गया। आगे ना, तो उसमें इतना क्यों सोच रहे थे? KCL लगाया, इनकमिंग करंट के नीचे लिखा था मैंने उससे। ठीक है, ओके। और कोई किसी को डाउट? बोलो बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर थेवेनिन थ्योरम। अरे बेटा थेवेनिन थ्योरम तो कब से चल रही है हमारी, चलो बता देंगे, कल जो क्वेश्चन कराया था उसको कराएंगे आज। ठीक है, और कोई? सर वही कल का लास्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं थोड़ा समझ में आया। चलो आज उसी की बात ये क्वेश्चन था हमारा। चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। जब भी थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से मुझे किसी क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है? इस 50 ओम वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ये क्वेश्चन है मेरा। तो जब भी मैं थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? इस पूरे सर्किट को हटा के एक सिंगल वोल्टेज सोर्स चाहिए मुझे, और इस पूरे रेजिस्टिव सर्किट को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। ये सिंगल रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाता है, और ये सिंगल वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है। और जिस ब्रांच में मुझे करंट चाहिए वो लोड है, तो यहाँ लोड रहता है, और इसकी वैल्यू है 50 ओम। इस 50 ओम वाली ब्रांच में करंट चाहिए मुझे, तो कितना करंट फ्लो होगा इस 50 ओम वाली ब्रांच में? जितना सोर्स से निकलेगा उतने लोड में भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा लोड करंट? टोटल वोल्टेज
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। तो बस अब VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम RTH कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट RTH। और RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, लोड को ओपन सर्किट कर देते हैं और सोर्स जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो वही काम करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 25 ओम और ये हो गया ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट है। चलो अभी तो अपना RTH कैलकुलेट कर ले, इसलिए ओपन सर्किट की बात ही नहीं है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको कर दिया मैंने शॉर्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। और इस आर इक्विवेलेंट को मैं RTH बोलता हूँ। तो RTH कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका कि ओपन सर्किट से करंट फ्लो करवा दो। यहाँ से मैंने करंट फ्लो करवाया, तो जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा, ये करंट गया यहाँ से, ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। एक करंट इधर चला जाएगा और एक करंट इधर चला जाएगा। ये ओपन सर्किट से मैंने करंट फ्लो करवाया, एक करंट यहाँ चला गया, एक करंट यहाँ चला गया। ये करंट गया 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 गया, यहाँ पर आया। ये करंट गया 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 गया, यहाँ आया। अब ये जो करंट है इसके पास एक शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता है। तो करंट क्या करेगा, ये करंट यहाँ से निकलेगा और शॉर्ट सर्किट से होके यहाँ आ जाएगा या फिर ये मिल जाएगा। तो करंट बटने के बाद फिर से मिल गया। ये करंट निकला यहाँ से करंट गया, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या, उतनी ही वैल्यू फिर से हो जाएगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसलिए करंट बटने के बाद जब फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है, पैरेलल ब्रांच कहलाती है। इसलिए 20 ओम और 10 ओम कैसे है, पैरेलल में, क्लियर है। फिर से देखो, करंट यहाँ से हमने ओपन सर्किट से करंट फ्लो करवाया, करंट यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये करंट दोनों आपस में फिर से मिल गए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा 20 × 10 अपॉन 20 + 10। तो ये हो जाएगा 200/30, 0 से 0 कैंसिल, 20/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं किसी भी एक ब्रांच इसकी जगह रख दूँ या इसकी जगह रख दूँ, 20/3। फिर अब यहाँ से करंट फ्लो करवा के देखो, तो ये करंट यहाँ गया, एक करंट इधर चला गया और यहाँ से घूम के फिर से यहाँ मिल जाएगा, या ये करंट इधर से घूम के इधर मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के दोनों मिल जाएंगे। करंट बटने के बाद फिर से मिल जाएगा। तो 20 और 25 ये भी कैसे हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। क्योंकि करंट बटने के बाद जब फिर से मिलता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब है 20 और 25 भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो जाएगी वैल्यू 20 × 25 अपॉन 20 + 25। तो ये हो जाएगा 500/45। तो ये 5 से 9 टाइम्स, ये 100 टाइम्स, तो 100/9। तो इसकी प्लेस पे या तो यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, ये 100/9 और ये ओपन सर्किट है। अब फिर से ओपन सर्किट में करंट फ्लो कराओ, यहाँ से करंट फ्लो जितना 20/3 में जा रहा है उतने 100/9 में जा रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में है। इसलिए RTH निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर RTH के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा, 20/3 + 100/9। 3 के टेबल में 9 आता है इसलिए 9 LCM, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100, 160/9 RTH की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या, समझ में आया, RTH निकालते बना। और मैंने आपको कल एक और टेक्निक सिखाई थी जब मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कैसे है, शॉर्टेड है। जब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसे नाम देते हैं ABCD, ये पॉइंट शॉर्टेड है। तो ये D पॉइंट ऐसा घूम के जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 10 ओम और 20 ओम क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये A पॉइंट और C पॉइंट तो एक्चुअल में एक ही पॉइंट है। और ये D पॉइंट और A पॉइंट के बीच में क्या है, 10 ओम। और D पॉइंट और C पॉइंट के बीच में क्या है, 20 ओम। तो ये D पॉइंट और C पॉइंट एक ही बात है, ये 20 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये B पॉइंट, ये यहाँ B पॉइंट है, B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में 20 ओम है, और B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में 25। तो ये B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में 25 ओम। तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो करवा के देखो, तो करंट यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ से करंट फ्लो कराओ, यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में। तो वही यही वाला सर्किट फिर से बन गया। तो इस प्रकार से हम RTH निकाल लेंगे। अब VTH देखते हैं। VTH के लिए तो बहुत ईजी है। VTH के लिए केवल अब लोड हटा दो, लोड ओपन सर्किट कर दो, बाकी सब एज इट इज रहने दो। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 25 ओम लोड मैंने ओपन कर दिया है, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसकी पोलरिटी हम कंसिडर कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ ये बहुत ईजी क्वेश्चन है।
अब यहाँ से जो करंट जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा और एक करंट यहाँ चला जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी है। ये 20 वोल्ट है और ये 30 ओम पैरेलल में है। देखो एक ये भी टेक्निक है, पर मैंने जो आपको कल बताया था उसी टेक्निक से अभी बताता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। मैंने क्या बताया था, अब ये ब्रांच क्या होगी, ये सीरीज में होगी, 10 ओम और 20 ओम सीरीज में है, ये 20 ओम और 25 सीरीज में, क्योंकि इधर तो करंट जाने वाला नहीं है, इधर ओपन सर्किट हो गया। तो एक्चुअल में सर्किट कैसे बन गया, एक्चुअल में सर्किट ऐसे बन गया है। एक्चुअल में ये सर्किट ऐसे बन गया है ना। जब ये ऐसे बन गए हैं तो आप बस करंट निकाल लो, उसको करंट डिवीजन टेक्निक लगा देना, या तो फिर सीधे कर लो। ये 20 ओम और ये 30 ओम कैसे पैरेलल में है, इस 30 ओम वाली ब्रांच पे ये 20 और 10 कितना 30 ओम ब्रांच, तो इस 30 ओम ब्रांच पर कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट है, तो सीधे करंट आ जाएगा इस ब्रांच का। I1 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज इस ब्रांच पे 20 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो सीधे आ जाएगी वैल्यू 2/3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I1, क्योंकि वो पैरेलल में है। I2 की वैल्यू चाहिए, तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, इसलिए ये 20 वोल्ट है, तो इस ब्रांच में भी 20 वोल्ट रहेगा और इस ब्रांच में पूरा 20 वोल्ट रहेगा। तो 20/45, 4/9 एम्पियर करंट आ गया। तो इसका मतलब कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4/9 एम्पियर। तो आपको कहीं भी आप इस लूप में केवीएल लगाना, इसमें लगा लो, इस ऊपर वाले में लगाना, ऊपर वाले में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम नीचे वाले में लगा लेंगे। तो ये 2/3 एम्पियर जब इस 20 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 40/3 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पर। तो 40/3 रहने देता हूँ यहाँ पर मैं, 40/3 वोल्ट का ड्रॉप होगा। और जब 4/9 इस 425 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 100/9 का, जहाँ 100/9 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। और पोलरिटी कैसी रहेगी, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और इस ब्रांच में 25 में कैसे फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इस वाले लूप में मैं लगा दूंगा केवीएल, इस वाले लूप में, या फिर ऊपर करना है तो ऊपर कर लो, फिर ये 10 × 2/3 कर लो, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, 4/9 × 20 कर लो, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, फिर इस लूप में केवीएल लगा लेंगे। तो आपका जैसा मन करता है आप वैसे केवीएल लगा सकते हो। दोनों में तो से भाई कोई में आप लगा सकते हैं इस सर, प्रकार से केवीएल लगाते हैं, दोनों में से कोई में, कोई लूप में, कोई भी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज तो एक जैसी रहेगा ना। जब हम इसमें चलेंगे, इसे नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी। ए से बी गए माइनस से प्लस, तो गेन हो गया वीओसी का। फिर बी से सी गए, प्लस से माइनस गए, तो 40/3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। फिर माइनस से प्लस गए तो 100/9 का गेन हो गया, और टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो वीओसी इक्वल टू ये 40/3 इस साइड जाएगा तो प्लस 40/3 हो जाएगा, ये 100/9 इस साइड जाएगा तो माइनस 100/9 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। वीओसी एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, 3 के टेबल में 9 आता है, ये 3 टाइम्स तो 120 हो जाएगा, ये माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 20/9 वोल्ट। ये वीओसी आ गया। समझ में आ गया कैसे हमने वीटीएच निकाला। वीओसी और वीटीएच एक ही बात है। यस सर। ठीक है, तो और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, कुछ पूछना नहीं है। सर बोलो बोलो। सर इसी क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स को हटा देते हैं और वहाँ पे करंट सोर्स लगाते हैं, तो जब आरटीएच निकालेंगे तो करंट हम लोग यहाँ से ही फ्लो कराएंगे या जो सोर्स हटाए हैं उधर से? चलो आओ सीधे करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे उसको टारगेट करते जो तुम बोल रही हो। तुम बोल रही हो कि सर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो क्या होता, कर लो ना। यस सर। ये लो करंट सोर्स हो गया। जब करंट सोर्स यहाँ रहेगा तो जब मुझे आरटीएच कैलकुलेट करना है तो इसे ओपन कर दूंगा, है ना, इसे ओपन कर दूंगा। तो ये अब मैं जब आरटीएच कैलकुलेट करता हूँ तो करंट सोर्स को ओपन कर देता हूँ, तो इधर तो करंट जाने वाला ही नहीं है अब,
तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया। अब मुझे आरटीएच कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से करंट फ्लो करवाऊंगा। तो जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो करंट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एक करंट इधर जाएगा, तो ये करंट जो जाएगा यहाँ से, अब इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर ओपन है, करंट इधर जा नहीं सकता, तो करंट इस 20 ओम में जाएगा। तो 10 ओम में करंट है और उसके बाद करंट चला जाएगा 20 ओम में, ठीक है। और इसलिए 10 ओम और 20 ओम कैसा आ गया, सीरीज में आ गया, तो ये हो गया 30 ओम। फिर और ये ओपन टर्मिनल, फिर यहाँ जो करंट जाएगा इतना 20 ओम में जा रहा है, अब इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर ओपन है, तो करंट सीधा यहाँ चला जाएगा, तो मतलब 20 और 25 सीरीज में आ जाएंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 45 ओम। अब करंट क्या हो रहा है, यहाँ से करंट जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, और दोनों करंट यहाँ मिल जाएंगे, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, तो आरटीएच कितना हो जाएगा, 30 पैरेलल टू 45, मतलब 30 इंटू 45 प्लस 30 प्लस 45। समझ में आया ऋषि? सर यहाँ पर है तो इस साइड जैसे लेफ्ट हैंड साइड से करंट हम पास नहीं करा सकते हैं। कराओ, सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमेशा जरूरी है कि आरटीएच से ही करंट फ्लो कराना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको जिस पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए आप उसी के अक्रॉस पता करोगे ना। आपको जैसे आपको वोल्टेज सोर्स से जब करंट चाहिए रहता है तो आप यहाँ से करंट फ्लो करवाते हो। आपको जिस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप उसी पॉइंट के अक्रॉस करंट फ्लो करवा के देखोगे, कहीं से भी थोड़ी करवा सकते हो आप। यस सर, यस सर। तो सर इस केस में जो आई एल आएगा वो तो 0 हो जाएगा। नहीं तो अभी हम आईएल क्यों 0 होगा, आरटीएच निकाल लिया, अब ऐसे वीटीएच निकालेंगे। चलो वही वाला केस आगे लेके चलते हैं, आप देखते हैं कि आरटीएच समझ में आया। जब हम वीटीएच, अब आरटीएच आ गया मेरे पास, अब वीटीएच निकालूंगा मैं, यहाँ करंट सोर्स को फिर से लगा दूंगा मैं, क्योंकि जब वीटीएच कैलकुलेट करता हूँ तो मैं सोर्स को एज इट इज रखता हूँ। तो अब सोर्स है मेरा यहाँ पे, सपोज करो 20 एम्पियर का सोर्स है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ अब करंट यहाँ जाएगा, तो बस केवीएल लगा के वीटीएच निकालूंगा, तो वीटीएच यहाँ रख दूंगा, आरटीएच यहाँ रख दूंगा, आरएल रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ यस रही है? सर, समझ गई। यस सर। ओके ओके। और बेटा चलो, हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो, आप कोई डाउट? आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ पूछो, अब क्या पूछना है पूछो। तो हो गया सर हो गया। अच्छा अच्छा हो गया, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं हूँ यहाँ पर। हम अब लीव कर दे सर। हाँ जिसको डाउट खत्म हो गए वो लीव कर सकता है, जिसको डाउट है वो रुक जाओ। हाँ एक बच्चा मुझे सुपर पोजिशन बोल रहा था, कौन पूछ रहा था सुपर पोजिशन? सुपर पोजिशन तो बेटा वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये सर वही देख लेंगे, समझ गए हैं सर। ओके ओके ठीक है। सर असाइनमेंट 6 तारीख तक करना है, 5 तक? पास तक करना, क्योंकि डिले करोगे तो फिर आपको नंबर थोड़े कम मिलेंगे। यस सर। सर हमने कल ही जमा कर दिया है, सबमिट कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, तुमने कल जमा किया, तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। इसे मेरा भी कंप्लीट हो गया सर, मेरा भी कंप्लीट है। नहीं कंप्लीट होने से मतलब थोड़ी यार, आपको अपलोड करना पड़ेगा ना, ठीक है। अपलोड करो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, कर देते ओके हैं। बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय हैव अ गुड डे। गुड डे, हैव अ नाइस डे। नाइस डे। थैंक यू सर। सेम टू यू। ओके। थैंक यू।